फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेडिंग क्या दिख रही है आपको? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अल्ट्रा वायरस पढ़ चुके हो? आपको दो चीजें समझनी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और एक और कॉन्सेप्ट आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये दो टाइप के डॉक्ट्रिन आज आप साथ में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, कितने डॉक्ट्रिन बताए? दो। पहले क्या बताया? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, फिर क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया था। सबसे पहले क्या आया? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। चलिए समझते। डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब एक तरह की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस चीज की थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन? सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट वाज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सेक्शन, सेक्शन किसके सेक्शन चल रहे हैं? कंपनीज एक्ट के। कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर क्या है? 399। सेक्शन 399 साफ साफ बोलता है कि दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो इन दो डॉक्यूमेंट की बहुत जरूरत होती है, इसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। वो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करते हो आरओसी में तो इसे भी रजिस्टर्ड करते हो, तो जैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है ये क्या बन जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब इन पब्लिक डॉक्यूमेंट को क्या आप इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हो घर बैठे? हाँ, कहाँ देख सकते हो? MCA 21 में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 21। तो इट्स बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड कैन बी इंस्पेक्टेड बाय कोई भी इंसान इलेक्ट्रॉनिकली इन डॉक्यूमेंट को देख सकता है। बस उसके लिए उसे क्या देना पड़ेगा? प्रिस्क्राइब फीस। वापस से बोल रही हूँ, जब भी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं आरओसी के पास। अब इन दो डॉक्यूमेंट को कोई भी देख सकता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, बस क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी बंदा किसी कंपनी के साथ क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझना, कोई भी पार्टी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हम ये साफ साफ उस बंदे को बोलेंगे कि भाई कंपनी का क्या देख लो? पब्लिक डॉक्यूमेंट देख लो। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या देख लो? कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट देख लो। कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, क्या वो कंपनी के पास एक्चुअली में वो पावर है काम करने की? कंपनी का जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम बताता है कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। कंपनी का मेमोरेंडम क्या बताता है? काम क्या क्या करना है। और कंपनी का आर्टिकल क्या बताता है? कैसे करा जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा कंपनी ये काम कर सकती है। तो जब भी कोई पार्टी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आएगी तो देख लेना कि भाई ये कंपनी मुझसे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर सकती नहीं कर सकती है। बस उसे क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देखना है, बस प्रिस्क्राइब फीस देकर। मान लो उस नालायक ने ये चीजें नहीं देखी और वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। कंपनी के साथ क्या कर लेता है? कॉन्ट्रैक्ट। और बाद में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कंपनी रिजेक्ट कर देती है, रिफ्यूज कर देती है ये बोलकर कि भैया हमारी कंपनी के मेमोरेंडम में तो ये काम करना अलाउड ही नहीं है। याद करो, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एक केस पढ़ा था, एक एशब्यूरी रेलवे का केस पढ़ा था। उस केस में मेमोरेंडम था, मेमोरेंडम में उसमें लिखा था वो सेल कर सकता है, हायर कर सकता है, और क्या कर सकता है? परचेज, सेल, मेक, ये सारी चीजें कर सकता था रेलवे लाइन। और साथ में क्या था? मैकेनिकल इंजीनियर और जनरल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसने क्या काम लिया था? कंपनी ने क्या काम कर लिया था? फाइनेंस करने का, जो उसके मेमोरेंडम में लिखा नहीं था। तो कायदे से उसे क्या कर लेना था? कंपनी का मेमोरेंडम पहले ही चेक कर लेना चाहिए। तो कोई भी पार्टी किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही है तो पहले ही चेक कर लेना। चलिए कंपनी की बात को थोड़ा सा अलग करते हैं, मैं तुम लोगों की बात करती हूँ। मान लो तुम लोग को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हो पता नहीं लगाओगे वो प्रॉपर्टी उसी बंदे की है कि नहीं, क्योंकि किसी और की भी तो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं ना। मान लो ये जो बिल्डिंग है ये मैं आपको बेच रही हूँ, तो आप पहले पता करोगे कि ये बिल्डिंग सच में मेरी है कि नहीं। झोल भी तो हो सकता है, फ्रॉड भी तो हो सकता है, मैं किसी और की प्रॉपर्टी बेच सकती हूँ। गोयल की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, गोयल अंकल से मैं रेंट में लेके चला रही हूँ और मैंने आपको ये गोयल अंकल की प्रॉपर्टी बेच दी। तो गलती किसकी है? आपकी हुई ना, आपने चेक ही नहीं करी, ठीक है। अब कोर्ट आपको अलग तरीके से केस डील करेगा, ठीक है, फ्रॉड का केस लगेगा, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। तो साफ सीधा इन्होंने यही बोल दिया, अगर आप किसी कंपनी के साथ क्या करने जा रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट हर जगह मिल जाएंगे आपको, बस आपको प्रिस्क्राइब फीस पे करके उस डॉक्यूमेंट को पहले ही देख लेना है, तब कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आपने नहीं देखा, इट्स योर फॉल्ट, यह आपकी गलती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से क्या कह रहे? पब्लिकली पहले ही नोटिस आपको मिल चुका है, आपके नॉलेज में डाल रखा है थ्रू मेमोरेंडम की कंपनी क्या क्या काम कर सकती है और थ्रू आर्टिकल कंपनी कैसे काम करेगी। अब आप बिना ये सब पढ़े कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो गलती किसकी है? आउटसाइडर की। वो आउटसाइडर ने चेक नहीं किया।
तो आ जाइए डिटेल में पढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस फेवर करता है, किसको फेवर करता है? कंपनी को। किसको बचाता है? कंपनी को ना, क्योंकि कंपनी के तो डॉक्यूमेंट को आप देखना था ना, मतलब ये किसके अगेंस्ट है? किसके अगेंस्ट है? आउटसाइडर। इट इज नॉट फेवर दी आउटसाइडर। क्यों? क्योंकि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो देख कर आया होगा, उसने मेमोरेंडम आर्टिकल रीड किया होगा, अब उसने नहीं पढ़ा तो वो उसकी गलती ना। तो साफ साफ बोल दिया, आउटसाइडर कैन नॉट बी प्लीड फॉर द इग्नोरेंस। वो बोलेगा नहीं यार मैंने तो नहीं देखा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या इसके लिए हम उसे बचा लेंगे क्या? नहीं, नुकसान उस बंदे का है कि वो क्यों नहीं देख कर आया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बिकॉज आउटसाइडर ड्यूरिंग द डीलिंग विद द कंपनी, जब आउटसाइडर डील करता है कंपनी के साथ तो ऐसा प्रेज्यूम कर लिया जाता है कि वो रीड कर कर आया है मेमोरेंडम और आर्टिकल, इवन इफ ही हैज नॉट रीड। अगर वो नहीं रीड करता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने तो दिया था। ये बस ऐसा ही है, जब भी कभी कोई ऐप इंस्टॉल करते हो अपने फोन में तो वो कहते एक्सेप्ट करो, है ना, तो आप कहते हैं ठीक है यार जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करो, हमें तो यह ऐप चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। तो जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो तो उसमें भी ये लिखा रहता है, आपने मेमोरेंडम पढ़ा है ना, आर्टिकल पढ़ा है, आप बोलते हो हाँ साइन कर देते हो, सब पढ़ा है। बाद में पता चलता है कि भैया हमने तो पढ़ा ही नहीं था, कंपनी के पास ये पावर है ही नहीं। तो बच्चा ये जो डॉक्ट्रिन है किसको फेवर करता है? कंपनी को, आउटसाइडर को नहीं। लेकिन कंपनी को जैसे ही पता चला अच्छा एक डॉक्ट्रिन है जो हमारे फायदे के लिए है, तो बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगी। कंपनी ने क्या करना चालू कर दिया? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया, सामने वाला तो पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक और डॉक्ट्रिन बनाया गया, उस डॉक्ट्रिन को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जो ये इंडोर मैनेजमेंट है ये किसको किसको फेवर करता था? आउटसाइडर को। इन्होंने कहा हम आउटसाइडर को बचाएंगे। आउटसाइडर को कैसे बचाएंगे? इन द फेवर ऑफ द आउटसाइड ड्यू, इन्होंने कहा इंटरनल प्रोसीडिंग, इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर अंदर का मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि भैया आपके अंदर क्या चल रहा है, हैव नॉट बीन ऑब्जर्व और कंप्लाइड। हम पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, आउटसाइडर को तो बोल दिया कि भाई तेरी तो गलती है, सबसे पहले तू पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ कर आ। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस में एग्जाम्पल क्या पढ़ा कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, जो नहीं लिखा वो नहीं कर सकता। तो आपको पढ़ना था ये काम तो हो ही नहीं सकता, आपने क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया? तो गलती अब किसकी है? आउटसाइडर के। अब हम कह रहे हैं कि आउटसाइडर को फेवर करेगा, मतलब आउटसाइडर की गलती नहीं है। मान लो आर्टिकल में लिखा था कि आप ये डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डील जब करोगे तो हमें क्या चाहिए? डायरेक्टर के साइन चाहिए। कितने डायरेक्टर के साइन चाहिए? 2 डायरेक्टर के साइन चाहिए। एग्जाम्पल ले रही हूँ बच्चा, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप डील करोगे तो डील करते वक्त हमें डायरेक्टर के साइन चाहिए। ठीक है, तो ये बंदा पढ़कर सब आया था, आउटसाइडर सब पढ़कर आया था कि भाई हमें डायरेक्टर के साइन चाहिए। 2 डायरेक्टर ने साइन भी कर दिया। बाद में पता चलता है कि जो वो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालिफाइड है। डायरेक्टर क्या है? डिस्क्वालिफाइड है, उसे सही तरीके से अपॉइंट नहीं किया गया था। अब मुझे बताओ क्या बाहर का बंदा अंदर का इतना नॉलेज रखता है क्या? उसका अपॉइंटमेंट देखेगा कि सही से हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। तो इन्होंने कहा जो भी इंटरनल प्रोसीडिंग है इंडोर मैनेजमेंट, हम पब्लिकली जो चीजें अवेलेबल है उसे देखकर आ सकते हैं। पब्लिकली क्या अवेलेबल है? मेमोरेंडम, आर्टिकल, हम वो देख सकते हैं। लेकिन किस डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया है क्या ये हम देख सकते हैं क्या? नहीं। चलिए मान लीजिए दूसरा केस बोल रही हूँ, डायरेक्टर किसी से भी लोन ले सकता है। डायरेक्टर मेरे पास आता है, लोन लेता है, ठीक है, मैंने मेमोरेंडम और आर्टिकल देखा, मेमोरेंडम में लिखा था यस, आर्टिकल में लिखा था कि डायरेक्टर मुझसे लोन ले सकता है, मैंने पढ़ लिया, मुझे लगा पावर तो है, मैंने डायरेक्टर को लोन दे दिया। लेकिन आर्टिकल में लिखा था कि डायरेक्टर जब लोन लेगा तो क्या करेगा? एसआर पास करेगा। व्हाट डू मीन बाय एसआर? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या? जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी और जनरल मीटिंग में क्या करवाया जाएगा? मीटिंग बुलाकर मेंबर से 75% की वोटिंग करवाई जाएगी। ठीक है, अब मीटिंग हुई इंटरनली, अब कितने लोगों ने वोट किया और कितने ने नहीं किया अब मैं मीटिंग में जाके देख सकती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो इंटरनल मैनेजमेंट है। मेरे अकॉर्डिंग तो मीटिंग हुई, मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो जो बताया गया। अब ये अंदर इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, डायरेक्टर ने, सीएस ने, सीए ने, सबने मिलकर ये फर्जीवाड़ा किया। क्या ये इंटरनल प्रोसीडिंग मैं देख सकती हूँ क्या? नहीं, मैंने तो भैया गुड फेथ में काम किया। तो इन्होंने कहा जब भी इंटरनल प्रोसीडिंग वाली बात आएगी तो किसको फेवर करेंगे? आउटसाइडर को।
जब भी कंस्ट्रक्टिव पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो किसको फेवर करेंगे? कंपनी को, क्योंकि हम बीइंग अ पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही है कंपनी से, वो क्या कर सकती है? बाहर के डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं, लेकिन क्या इंटरनल चीजें देख सकते हैं क्या? नहीं। तो दो डॉक्ट्रिन है जो साथ में पढ़ा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। पहले बस कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, लेकिन इससे कंपनी बहुत फायदा उठा रही थी, अंदर कुछ भी करे जा रही थी, जिस कारण से आउटसाइडर को बहुत लॉस हो रहा था। तो आउटसाइडर के लिए एक अलग डॉक्ट्रिन बनाया गया जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार पहले वन रीड करें। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इन्होंने कहा आउटसाइडर भैया मेमोरेंडम आर्टिकल रीड कर सकता है बिफोर डीलिंग विद द कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। भैया बाहर के डॉक्यूमेंट तो चलो हमने उसको बोल दिया पढ़कर आ, ठीक। हैज प्रिज्यूम, अब वो बाहर की चीजें पढ़ेगा, लेकिन क्या अज्यूम कर लिया जाएगा कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो तो सही चल रहा है, ड्यूली ऑब्जर्व एंड कंप्लाइड। बाहर का आदमी क्या मानेगा कि अंदर जितनी भी इंटरनल चीजें चल रही है वो अच्छे तरीके से कंप्लाइड हो रही है, फॉलो किया जा रहा है। हैज नो नॉलेज ऑफ द इंटरनल इरेगुलरिटीज, उसे थोड़ी ना मालूम अंदर क्या गलत चल रहा है। इफ इज प्रूव आउटसाइडर हैड नॉट रीड, लेकिन उसे क्या करके आना है? मेमोरेंडम आर्टिकल रीड कर आना है, पढ़ कर आना है। और बस पढ़कर नहीं आ रहा है, हम ये मान लेंगे कि उसे समझ में भी आ गया है। दो चीज है, एक होता है रीड होना और एक होता है समझ में आना। बुक तो हम भी रीड करते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है, फिर हम दीदी के पास आते हैं, है ना। तो रीड भी कर लिया हमने और उसे समझ भी लिया। तो इन्होंने कहा मेमोरेंडम नॉट रीड, अगर ये प्रूव हो गया कि बाहर के बंदे ने मेमोरेंडम आर्टिकल रीड नहीं किया है, इंटरनल इरेगुलरिटी आउटसाइडर विल नॉट बेनिफिट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो उसे पढ़कर तो आने का है, क्लैरिटी है। तो मैंने आपको शॉर्ट में समरी बता दी, अब आ जाओ डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी बुक ने सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया है? इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में होता है? आउटसाइडर। इंडोर है ना, अंदर का मैटर बाहर वाले को कैसे पता? चलो, इन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करता है? कंपनी को। इंडोर मैनेजमेंट किसको करता है? आउटसाइडर को। दोनों का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, बस रीड करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को एक और नाम बोला जाता है, क्या ये एक और नाम है? टर्नकॉन्ट रूल, एक्चुअल में एक बंदे का नाम है, ठीक है। एक लैंडमार्क केस है, एक लैंडमार्क केस है, वो लैंडमार्क केस चलो पढ़ते हैं। एक तरफ कौन है? ब्रिटिश, कौन है बच्चे? रॉयल ब्रिटिश बैंक। और दूसरी तरफ कौन है? टर्नकॉन्ट, ठीक है। अब जो ये टर्नकॉन्ट है, इसी के नाम पे ये रूल बन गया है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज टर्नकॉन्ट रूल। याद रहेगा? चलिए, लैंडमार्क केस है, इस केस का नाम तो बच्चा कंपलसरी आपको याद रखना है। समझना इस केस में क्या हुआ था। एक रॉयल ब्रिटिश बैंक था, ठीक है। इस बैंक ने क्या किया, इसमें एक डायरेक्टर था, डायरेक्टर ऑफ द बैंकिंग कंपनी वाज ऑथराइज्ड। डायरेक्टर के पास ऑथराइजेशन थी बाय द आर्टिकल कि वो क्या कर सकता है? बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है ऑन द बॉन्ड ऑफ मनी बाय रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। वापस बैंक के डायरेक्टर के पास क्या ऑथराइजेशन थी? क्या कर सकता है? लोन ले सकता है, लेकिन लोन लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ था आर्टिकल में। द डायरेक्टर गिव द बॉन्ड, ठीक है, उन्होंने दे दिया विदाउट पासिंग सच रेजोल्यूशन। आर्टिकल क्या बोलता है, क्या होना चाहिए था? रेजोल्यूशन पास होगा तो, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? विदाउट, ठीक है। जो टॉनकन ने उसने क्या कर दिया? कंपनी पे केस कर दिया। क्या केस कर दिया? उन्होंने बोल दिया ही हैज अज्यूम दैट नेसेसरी रेजोल्यूशन हैड बीन पास। उसको क्या लगा कि भैया पास हो गया होगा। अब इंटरनल उसे क्या पता कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने। इंटरनल मैनेजमेंट पे किसका फेवर होगा? हमेशा आउटसाइडर का। हाँ, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या बोला? किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? शेयर होल्डर की। बिना शेयर होल्डर की परमिशन से अगर आप ये कर रहे हो तो भैया गलती बाहर वाली की। तो चलिए, नेक्स्ट केस यहीं पे दिखेगा आपको, लॉर्ड हैटले का, ठीक है। क्या बोलता है इसमें? ऑब्जर्व किया गया आउटसाइडर आर बाउंड टू नो। आउटसाइडर भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि एक्सटर्नल चीजें पता होनी चाहिए। इंटरनल पता कर सकता है क्या? नहीं। नॉट बाउंड टू नो द इंडोर मैनेजमेंट। तो पूरा कंक्लूजन डॉक्ट्रिन में जितने केसेस आएंगे उन केसेस में बस अलग अलग एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बता के यही रखा होगा कि भाई आउटसाइडर को नहीं पता चलता, नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। क्लियर है? चलिए, सेक्शन 176, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते कौन कौन से सेक्शन पढ़े थे। सेक्शन 464 क्या बोलता है?
सही बोल रहे हो, ये वाला याद दिलाओ। चलिए नया सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन क्या है 176, समझना। नो एक्ट डन बाय अ डायरेक्टर, क्या लिखा है इनवैलिड। रीड करके मुझे बताओ ये नेगेटिव बातें क्या है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, बताओ मीनिंग क्या है। मतलब डायरेक्टर ने जो काम किया उसे हम क्या कह रहे हैं, वैलिड। सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्टर ने जो काम किया वो क्या है, वैलिड। लॉ थोड़ा उल्टा लिखता है यार, ठीक है। तो नो एक्ट डन बाय द डायरेक्टर टू बी इनवैलिड, साफ साफ उन्होंने बोल दिया इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस। समझना, डायरेक्टर ने जो भी काम किया है वो एकदम सही किया, वो वैलिड किया, हम ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाद में पता चला, क्या पता चला, उसका जो अपॉइंटमेंट है वॉज इनवैलिड बाय द रीजन ऑफ एनी डिफेक्ट। डायरेक्टर को अपॉइंट करते वक्त गलती कर दी, डिफेक्टिव डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया, या फिर वो डायरेक्टर क्या था, डिसक्वालिफाइड था, या फिर उसे क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। लेकिन ये सब तो आज हुआ ना, इससे पहले तक के उसके काम क्या माने जाएंगे, वैलिड। आज की डेट बताओ, क्या डेट क्या है आज की, 22 ना, जून। आज हमें पता चला कि डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है। आज हमें पता चला कि भैया जब अपॉइंट किया था गलत डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। लेकिन इससे पहले तक के जितने भी एक्ट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैलिड बोलेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता था उस टाइम पे। मान लो कंपनी के बिहाफ में, कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, खुद साइन कर सकती है क्या, नहीं। कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और साइन किसने किया, डायरेक्टर ने। तो भाई वो डायरेक्टर तो खराब डायरेक्टर था, सही डायरेक्टर नहीं था, तो इन्होंने कहा भाई हम तो क्या मानेंगे, उसके द्वारा जितना भी काम किया गया है वो क्या एकदम वैलिड। अब जब आज पता चल गया है, इसके बाद उसके काम क्या हो जाएंगे, इनवैलिड होंगे ना। तो यही लिखा है, कोई भी काम जो डायरेक्टर ने किया है वो सही माना जाएगा, ठीक है। जब हमें बाद में पता चला, सब्सिक्वेंटली हमने नोटिस किया कि भैया वो क्या था, डिफॉल्ट था, डिस्क्वालिफाइड था, टर्मिनेट था, तो इसके बाद अब सारी चीजें इनवैलिड होंगी, लेकिन उससे पहले तक की चीजें वैलिड। क्लियर है? चले, प्रोवाइडेड दैट नथिंग दिस सेक्शन गिव वैलिडिटी एनी एक्ट डन बाय द डायरेक्टर आफ्टर, ये वही वाली बात कह रहे, आफ्टर मतलब ये जो काम आपने बाद में किया क्या वो भी वैलिड हो जाएंगे, नहीं। जब पता चला उससे पहले के काम सही है, उसके बाद के काम गलत है। स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ में सिंपल फॉर्म में समझा दिया, ठीक। बढ़ेंगे आगे। ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, क्यों सेक्शन 176 ऐसा बोल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि भैया डायरेक्टर के साथ जिसने भी डील किया है हम उसे क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आउटसाइडर को एज वेल एज आउटसाइडर मेंबर, ठीक है, एक्ट एज अ पर्सन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड, जो भी काम किया गया एकदम हम वैलिड मानेंगे। क्लैरिटी है बच्चा, ठीक है। बीच बीच में जो केसेस का नाम दे रखे होते हैं, जो इसके ऊपर बताया जाता है, वो एक्चुअल में इस केस का कंक्लूजन ही होता है। एग्जाम्पल फटाफट रीड करेंगे और खुद मुझे आंसर करेंगे। चलिए, तो कुछ नहीं, सिंपल साफ साफ बोल दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, आउटसाइडर को रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द मेंबर एंड द आउटसाइडर, क्या रिलेशन है, साफ साफ बोल दिया। रिलेशन से उनका मतलब क्या है, जो ये काम किया गया एक्ट इंटरनल बंदे ने, डायरेक्टर ने, उसे वैलिडेशन मिलेगा कि नहीं। तो वैलिडेशन ऑफ द एक्ट ऑफ अनक्वालिफाइड डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या है, अनक्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड, डिफेक्टिव, डायरेक्टर सही नहीं है, उसके द्वारा जो भी काम किया गया है तो उसे क्या माना जाएगा, वैलिड। इन्होंने कहा 2 तरीके से हम इसे देखेंगे। आइए, पहला तरीका क्या है, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर और कंपनी। इन्होंने कहा रॉयल ब्रिटिश बैंक, अभी जो हमने केस पढ़ा था ना ये वाला, रॉयल ब्रिटिश बैंक लैंडमार्क केस है, नाम याद रखना। तो इसमें आउटसाइडर था, कैसा आउटसाइडर था, क्या था, भूल गए, एग्जाम्पल में घुस गए बताओ क्या था, रेजोल्यूशन पास नहीं किया, बिना रेजोल्यूशन पास किए लोन दे दिया था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, उन्होंने बोला दोबारा हम नहीं समझाने वाले, प्लीज वो केस रेफर करो, ठीक है। तो आउटसाइडर स्ट्रेंजर एक तरीके का हो गया, और कंपनी, दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या बोल दिया, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पैसे देने की, चुकाने की। क्लियर है? दूसरा उन्होंने बोल दिया इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एक और केस का नाम बताते हुए उन्होंने बोला है वेयर अ कॉल मेड बाय अ अनक्वालिफाइड डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है अनक्वालिफाइड है, उसने कॉल कर कर पैसे मंगवा लिए। समझना कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन अमाउंट होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, तो ऐसे अलग अलग अमाउंट होते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट तक के पैसे आ चुके थे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल किसने फोन करके बुला दिया, डायरेक्टर ने। वो डायरेक्टर सही नहीं था, अनक्वालिफाइड था, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा ना पता था, जब नहीं पता था तो वो एक्ट क्या होंगे, वैलिड होगा।
तो ये लिखा है वेर अ कॉल मेड बाय अनक्वालिफाइड डायरेक्टर हेल्ड वैलिड even if the public document of the company and the fact it clear that the director was not duly क्या लिखा है qualified to act पब्लिक डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तब भी उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया ये तो क्या मान लिया जाएगा, आपने इससे ये काम करवाया कॉल करके। होता क्या है, कंपनी के पास पावर होती है, डायरेक्टर्स को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। मैं अकेला एक डायरेक्टर हूँ, हम सब डायरेक्टर, तो हमको एक साथ क्या बोला जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब हर जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन नहीं करते, हर जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाते नहीं है। बैंक से मुझे लोन लेने जाना है तो क्या हम लोग लाइन लगा के पूरे जाएंगे क्या? बैंक में ऐसी भीड़ खड़ी कर देंगे कि चलो लोन लेना है, लोन लेना है। सब साइन करेंगे क्या? चेक तो भर जाएगा, जहां अग्रीमेंट करे वो तो फॉर्म भर जाएगा। तो होता क्या है, किसी एक को पावर देनी पड़ती है। तो किसी एक को उन्होंने पावर दे दी, लेकिन बाद में पता चलता है वो पावर जिसको दी गई वो क्या है, क्वालिफाइड नहीं है। तो भी हम क्या मान लेंगे कि भाई ये इंटरनल मैनेजमेंट है, ये हमारी दिक्कत नहीं है, ये आपकी दिक्कत है। आउटसाइडर को हमेशा हेल्प मिलेगी। क्लियर है? कुछ नहीं, बस केस का नाम दिया है। हेडिंग देखो क्या लिखा है, और क्या लिखा है, फॉर्जरी और इनकम्पिटेंट एक्ट। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई। सेक्शन कौन सा चल रहा है? डॉक्ट्रिन इंडोर 176. This section does not apply where the act itself is not competent of the board of director. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर ही नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर ही नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, अल्ट्रावायरस काम हो रहा है। अल्ट्रावायरस क्या सीखा था? अल्ट्रावायरस हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा था, मेमोरेंडम पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था, और डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर का भी अल्ट्रावायरस है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर ही नहीं है और वो ऐसा काम कर देते हैं, तो क्या अब आउटसाइडर को सेव किया जाएगा? इन्होंने कहा नहीं भैया, तब तो अल्ट्रावायरस बात आ जाती है। अब जब अल्ट्रावायरस बात आती है तो फिर इस केस में क्या होगा, रेटिफाई हो सकता है। हाँ, शेयरहोल्डर चाहे तो रेटिफाई करेगा ना। अभी मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करूं, सेक्शन 176 की बात करूं। सेक्शन 176 क्या बोलता है? आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देंगे। इन्होंने कहा है हम आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देने वाले नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा काम किया है जो उनके पास काम था ही नहीं, वो पावर उनके पास थी ही नहीं। अभी मैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस नहीं पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ। तो इन्होंने कहा मैं इंडोर मैनेजमेंट वाली बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है क्या? आउटसाइडर को क्या यहाँ पे कुछ मिलेगा? नहीं, गया। ठीक है, समझ में आया? कॉम्प्रोमाइजिंग अनपेड कॉल, क्या लिखा है एकदम, उन्होंने क्या बोल दिया, गाइज ऑफ दी फोरफीचर। फोरफीचर क्या होता है? जब्त करना। अगर कुछ भी पैसा है जो फोरफीट कर लिया गया, ये जब्त कर लिया, किसने जब्त कर लिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तो ये पावर थी ही नहीं, तो उन्होंने बोल दिया दिस ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रावायरस, और मान लिया जाएगा क्या, एकदम इनवैलिड। लेकिन हमने क्योंकि एक दूसरा डॉक्ट्रिन पढ़ा, उस डॉक्ट्रिन में हमने ये पढ़ा है कि अल्ट्रावायरस चीजों को क्या किया जा सकता है, रेटिफाई किया जा सकता है बाय दी शेयरहोल्डर। तो डायरेक्टर के काम को रेटिफाई कौन करता है? शेयरहोल्डर। कितने? एसआर ओआर यूनानिमस। डायरेक्टर को लेकर यूनानिमस था, और एओ को लेकर क्या था, स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर था। याद आया? चलो, तो यहाँ पे अभी इन्होंने बोल दिया कि भैया वो काम अल्ट्रावायरस मान जाएगा अनटिल अनलेस क्या ना हो जाए, बाद में जाके रेटिफाई करना। अभी तो ये काम क्या है, अल्ट्रावायरस हो गया ना, अल्ट्रावायरस ऑफ द एक्ट ऑफ डायरेक्टर ओनली के केस में हुआ। क्लियर है? पक्का? हमने अल्ट्रावायरस के ना 4 तरीके पढ़े। पहला तरीका, कंपनीज एक्ट के अगर अल्ट्रावायरस होता है तो क्या रेटिफाई होगा? नहीं। दूसरा तरीका, मेमोरेंडम रेटिफाई होगा? नहीं। आर्टिकल रेटिफाई होगा? हाँ। फिर डायरेक्टर होगा। इन्होंने बोल दिया, आपने क्या कर दिया, अनपेड कॉल मंगवा लिया डायरेक्टर ने। ठीक है, आर्टिकल में ये बात लिखी ही नहीं थी, आर्टिकल में ये बात लिखी नहीं। कंपनीज एक्ट तो अलाउ करता है ना, कंपनीज एक्ट तो बोलता है ना फोरफीट करना, पढ़ा है ना आपने, 11-12 तक पढ़ा है आपने। फोरफीट करते हो, जब फोरफीट करते हो मतलब अलाउड होगा ना, तो फोरफीट करना अलाउड है। इसे अल्ट्रावायरस तो है, बाद में रेटिफाई होगा ना। पहले हम बोलेंगे गलत किया, पावर बियॉन्ड यूज किया, फिर हम बाद में शेयरहोल्डर के पास जाएंगे ना, हमारी गलती को ठीक कर दो, गलती है कि नहीं है। पहले अल्ट्रावायरस है, बाद में रेटिफाई होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कि स्टार्टिंग से बोलोगे नहीं नहीं नहीं, तो ठीक हो जाएगा, गलती तो है ना। तो पढ़ क्या रहे, कोई भी काम
जो फॉर्जरी है फॉर्जरी को एक्सप्लेन नहीं कि आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, इनकम्पिटेंट वाले एक्ट को बोला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपिटेंट नहीं थे, अगर वो ऐसा कोई काम कर देते हैं तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया ये सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कौन से सेक्शंस लगते हैं, अल्ट्रा वायरस वाले डॉक्ट्रिन लगते हैं, तो उस एक्ट को हम अल्ट्रा वायरस में जाएंगे, उसे इनवैलिड मानेंगे और वो केस वहां जाएगा, और वहां जब केस जाएगा तो वहां पे शेड्यूलर के द्वारा बाद में रेटिफाई किया जा सकता है। अभी समझ में आया क्या, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कवर, सॉरी इंडोर मैनेजमेंट में कवर नहीं होता है। क्लियर है? हेडिंग बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है। डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, काम करे जा रहा है और उसको पता भी नहीं है। तो जब उसको पता नहीं है तो हम तो वैसे ही बोल रहे हैं ना, किसी को पता नहीं है तो उसके काम क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। द अलॉटमेंट ऑफ द फोरफीचर ऑफ शेयर मेड बाय द डायरेक्टर, एक डायरेक्टर ने अलॉटमेंट क्या, फोरफिट किया, वो कंटिन्यू टू एक्ट इवन आफ्टर दे वर डिस्क्वालीफाइड बट नॉट अवेयर ऑफ इट, उसे पता ही नहीं है। इन्होंने कहा ये सेक्शन 176 उसे बचा लेगा, क्योंकि 176 तो साफ साफ बोलता है जब पता ही नहीं है तो उसके सारे काम क्या हो जाएंगे, वैलिड। पता चल गया क्या वैलिड होगा, क्या नहीं। कंटिन्यू विद दिस सेक्शन डज नॉट सेव द सिचुएशन, ये उस सिचुएशन में सेव नहीं करेगा 176, जब द कंपनी में इन द जनरल मीटिंग रेटिफाई द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इवन इफ मेड बाय द, क्या लिखा है, डी फैक्टो डायरेक्टर। डी फैक्टो एक लैटिन वर्ड है, डी फैक्टो क्या बच्चा, एक लैटिन वर्ड। उस लैटिन वर्ड का मीनिंग समझो, समथिंग एग्जिस्ट, कुछ एग्जिस्ट करता है बट वो लीगली नहीं है। हमें लग रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो लीगली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का क्या हो गया, दिवालिया निकल गया, कंपनी खत्म हो गई है, लीगली कंपनी खत्म हो गई है, लेकिन अगर किसी का लोन बचा है तो वो पैसे लेने आ सकता है कंपनी के पास, लेकिन जबकि वो कंपनी तो अब कंपनी बची है क्या, नहीं। तो उन्होंने क्या बोल दिया, लीगली तो खत्म हो गई है, कानूनन आरओसी ने उस कंपनी को खत्म कर दिया है, लेकिन अगर किसी का लोन कुछ बचा रह जाता है वो उस कंपनी के पास अप्रोच करेगा, उसके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास आएगा और पैसे लेकर जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में अब वो कंपनी बची है क्या, नहीं। तो डी फैक्टो डायरेक्टर मतलब लीगली अब वो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो वो हमेशा डायरेक्टर रहेगा। यही तो एग्जाम्पल दिया मैंने कंपनी का, कंपनी खत्म हो गई है लीगली, आरओसी ने बोला अब ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, इसका दिवालिया निकल चुका है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा रहेगी। तो ऐसे होते हैं डी फैक्टो डायरेक्टर। डी फैक्टो डायरेक्टर क्या बोल दिया है, मैलाफाइड इंटेंशन, इसका इंटेंशन क्या था, गलत, जिसे क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। ठीक है, इन्होंने कहा अगर कोई डायरेक्टर गलत इंटेंशन से अगर कुछ काम कर रहा है तो सेक्शन 176 उसे बचाएगा नहीं। 176 डायरेक्टर को पहले बचा रहा था, क्या बचा रहा था कि इसने जो भी काम कर रखा है वैलिड, लेकिन इंटेंशन अगर गलत है तो अब उसके एक्ट क्या हो जाएंगे, इनवैलिड, और जब वो मैलिफाइड इंटेंशन इनवैलिड आएगा तो वो पर्सनली लाइबल भी हो जाएगा। ठीक है, चले सब केसेस का नाम है, केसेस का नाम एक बार देखते रहना। डायरेक्टर इन द क्वेश्चन इज नॉट अवेयर, डायरेक्टर को पता ही नहीं है, सर्टेन प्रोविजन इन दी आर्टिकल, कुछ बात लिखी है आर्टिकल में जो उसे पता ही नहीं है। हैड विकेट देयर ऑफिस, बाद में उसने ऑफिस छोड़ भी दिया। ठीक है, देयर एक्ट हेल्ड टू बी वैलिड, अब उसने कुछ काम किया गुड फेथ में, जेन्युइनली किया। ठीक है, आर्टिकल में लिखा हुआ था किया, ठीक, अब वो ये काम करते करते छोड़ भी देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आईटेक्स में हूँ, मैंने कुछ काम किया, आर्टिकल में वो बात नहीं लिखी थी, तब भी मैंने ये काम कर दिया, मेरा ट्रांसफर हो गया या फिर मैंने ये जॉब छोड़ दी और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ठीक है, पास्ट में कोई एक स्टूडेंट आता है तो उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई आप इस डायरेक्टर को बुलाएंगे क्या, वापस से कहेंगे क्या ठीक करो, नहीं। तो जो काम हो चुके हैं, जो पुराना डायरेक्टर कर चुका है, तो वो सारे कामों को भी क्या बोल देंगे, वैलिड बोल देंगे, क्योंकि अब वापस से पीछे जा सकते नहीं है। तो हमने यहाँ पे 3 केसेस पढ़े, कितने केसेस पढ़े, 3। सबसे पहला केस क्या था, नॉट अवेयर। पहला केस क्या बोलता है, बच्चा वापस से बोल रहा हूँ, ये सारे ना केसेस के हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल से पढ़ने में हेल्प इसीलिए हो जाती है क्योंकि सेम, बस वो नाम बदल देंगे और केस स्टडी में डाल देंगे, तो कुछ नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, केसेस पढ़ रहे हैं, उसका कंक्लूजन। तो पहला केस क्या बोलता है, एक डायरेक्टर था, उसे पता ही नहीं था, क्या नहीं पता था कि भाई वो डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं, वो काम करता जा रहा था, तो उसके द्वारा जो भी काम किया गया वो क्या माना जाएगा, वैलिड। दूसरा केस क्या बोलता है, जो डायरेक्टर नालायक है, किस इंटेंशन से काम कर रहा था, मैलिफाइड इंटेंशन, तो उसका जो एक्ट है वो वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा, इनवैलिड होगा।
तीसरा केस क्या बोलता है, कोई एक डायरेक्टर था, वो जब ज्वाइन किया था उसने आर्टिकल में वो बात लिखी नहीं थी, तब भी उसने वो एक्ट किया। अब वो डायरेक्टर छोड़कर जा चुका है। अब मुझे बताओ जो वो पुराना काम है वो वैलिड है कि इनवैलिड? वैलिड। ये 3 केसेस के कंक्लूजन है, याद रहेगा केस स्टडी फॉर्म में आते हैं तो। चलिए हेडिंग क्या लिखा है अब, जनरल रूल क्या पहले ये बताओ। आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई भी पार्टी बाहर की है जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो हम बाहर की चीज तो पढ़कर आए हैं, इंटरनल कैसे कोई देखे, तो उन्होंने कहा इसके क्या है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ठीक इसका ऑपोजिट। अब आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलने वाली नहीं है। चलिए पहला केस क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ, नॉलेज था, आपको मालूम है कि कंपनी की जो जनरल मीटिंग है वो अच्छे से नहीं हुई, लेकिन तब भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हो। कैसे नॉलेज था बता दिया किसी ने, कोई था जनरल मीटिंग में आपका सगा बैठा हुआ जिसने बताया कि भाई नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें ठीक है यार चलने दो आगे। तो अगर आपको पता है तो अब जो ये जनरल रूल है ये नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चा प्रूफ करने के ऊपर है, प्रूफ हो जाती है। एक बंदा उठ के बोल देता है पुलिस के सामने कि अरे मैंने इसको बताया था, इसने तब भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अगर नॉलेज है तब भी वो कंटिन्यू करता है, तो अब आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलने वाली नहीं है। किसका फेवर हो जाएगा, कंपनी के फेवर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, थोड़ी सी मेहनत करता तो पता चल जाता, लापरवाही करी। थोड़ी सी मेहनत करता तो पता चल जाता, लेकिन खुद से लापरवाही करी। तीसरा केस क्या बोलता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड वाले हैं, नकली बनाए, तो उस पे ये डॉक्ट्रिन लगता ही नहीं है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी डिटेल में केस स्टडीज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, आर्टिकल पढ़कर ही नहीं आया। इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं इंटरनल चीजें नहीं पता है लेकिन एक्सटर्नल तो पता है। तो मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़कर ही नहीं आए तो गलती किसकी है, आपकी। तो अब आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, एक्ट एपरेंट ऑफ द अथॉरिटी, आपके अंदर ही नहीं था, आपके पास ये राइट ही नहीं था। फॉर्जरी और जो ये फिफ्थ पॉइंट है उसको और डिटेल में केस के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या था, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, आपको पता था। केस का नाम दे रखा है, ठीक है, हॉवर्ड का एक केस दे रखा है, आ जाइए। आर्टिकल ऑफ द कंपनी, बस केसेस केसेस रीड कर रहे हैं, मतलब कंक्लूजन केस स्टडीज फॉर्म में आते हैं। चलिए, आर्टिकल ऑफ द कंपनी एम्पावर्ड द डायरेक्टर, आर्टिकल ने क्या पावर दे रखी थी डायरेक्टर को कि भैया बोरो करना अप टू कितना, 1000 पाउंड ओनली। वो इतना बोरो कर सकता था, इतना लोन ले सकता था। अगर इस लिमिट को एक्सीड करना है तो किसकी कंसर्न लेना है, जनरल मीटिंग में कंसर्न, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेसिफाई नहीं किया, बस ये मान के चलो शोल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के कितना लोन ले सकता था, 1000 पाउंड। विदाउट सच कंसर्न उसने कितना ले लिया, 3500, ज्यादा लोन ले लिया विदाउट कंसर्न फ्रॉम दी वन ऑफ द डायरेक्टर हु टुक द डिबेंचर। किसी एक डायरेक्टर से, कंपनी में बहुत सारे, हम सब डायरेक्टर हैं, किसी एक डायरेक्टर से हमने, कंपनी ने को उन्होंने क्या दे दिया, लोन। एक डायरेक्टर लोन दे सकता है, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, कितना ले सकते थे, 1000। ज्यादा लेना है तो शेड्यूल की परमिशन, बिना शेड्यूल परमिशन से उसने क्या किया, ले लिया। और ये बात द कंपनी रिफ्यूज टू पे दी अमाउंट, अब ये कैंसिल हो जाता है। समझना, हम सब डायरेक्टर है, मैं भी तुम लोग भी, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो डायरेक्टर भी लोन दे सकता है कंपनी को। किसने लोन दिया, एक डायरेक्टर ने, पूरी टीम में से एक डायरेक्टर ने लोन दिया। क्या मुझे नहीं पता होगा कंपनी का आर्टिकल, क्या मुझे नहीं पता होगा कंपनी का मेमोरेंडम। आर्टिकल में जब साफ साफ लिखा है कि 1000 बस दे सकते, अदरवाइज हमें कहाँ जाना पड़ेगा, शेयर होल्डर की मीटिंग, परमिशन लो। तो मुझे तो इंटरनल चीजें भी पता है ना, क्योंकि मैं कंपनी का अंदर का बंदा हूं। तो इंडोर मैनेजमेंट बोलता है आपको नॉलेज था ना, डायरेक्टर को तो पता था ना कि एसआर पास नहीं हुआ है, तो साफ साफ कंपनी रिफ्यूज कर देती है ये बोलकर कि भैया हम ये लोन अब आपको वापस देने वाले नहीं है और मैं मांग भी नहीं सकती। इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को हेल्प करता है क्योंकि उसे अंदर का नहीं पता है, लेकिन मैं अंदर की हूं, मुझे पता है कंपनियां मुझे नहीं चुकाएगी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। क्या ये बात समझ में आ रहा है, ओनली बिकॉज द डायरेक्टर नोटिस वॉज डीम टू बी नोटिस, उसको तो पता ही है, क्लैरिटी है क्योंकि वो इंटरनल है। ठीक है, तो नॉलेज था। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, बाहर का बंदा है, मेमोरेंडम आर्टिकल बिना रीड किए कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, हम कह रहे हैं इंटरनल चीजें नहीं पता है, बाहर की चीज तो पता है, आपने पढ़ी ही नहीं। केस है, एक रामा का केस है, आ जाओ।
टी वॉज अ डायरेक्टर, ठीक है, एक तरफ रामा है, दूसरी तरफ क्या है, रामा, ये एक्सचेंज में प्रूवन टिन एक दूसरा बंदा है, ठीक है, एक तरफ कौन है, एक कंपनी है, कंपनी क्या है, रामा कॉर्पोरेशन, दूसरी तरफ कौन है, एक टिन, ठीक है। तो टिन वॉज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, एक कंपनी में टिन डायरेक्टर था, ठीक है। ही वॉज एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ में वो रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टर ही तो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, एक तरफ रामा कंपनी, एक तरफ टी है। चलिए, द आर्टिकल प्रोवाइड करता है डायरेक्टर को डेलीकेट देयर पावर टू वन ऑफ देम, जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स लिखा है, बहुत सारे डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, अपनी पावर किसको दे सकते हैं, किसी एक डायरेक्टर को, ठीक है। बट द रामा कॉर्पोरेशन ने ऐसा अज्यूम किया, नेवर रीड द आर्टिकल, उसने रीड नहीं किया और उसने बस क्या कर दिया, अज्यूम किया कि भैया डायरेक्टर मिलकर एक डायरेक्टर को क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं। तो उसने अज्यूम किया कि भैया टी को क्या मिल रखी होगी, वो पावर मिल रखी होगी, ठीक है, खुद से अज्यूम किया, आर्टिकल उसने रीड कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। बच्चा अगर मैंने बोल दिया नहीं मैंने तो रीड किया था, ये सारी चीजें किस पे बेस्ड है, प्रूफ। वो पुलिस का काम है, वो कोर्ट कचहरी का काम है, हमें केस में दे रखा है कि ये प्रूफ कर दिया उसने कि भैया वो रीड कर कर नहीं आए, तो आप उसे मान लेना, ठीक है। तो क्या लिखा है, लेटर फाउंड दैट, बाद में पता चलता है द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज नॉट डेलीगेट द पावर टू टी, टी को तो पावर दी ही नहीं थी, वो खुद से आ गया। क्या होता है, कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव मैं खड़ी हो गई कि भैया चलिए मैं डील करती हूँ, तो सामने वाले ने मुझसे पूछा नहीं, कोई प्रूफ मांगा नहीं, उसने अज्यूम कर लिया खुद से कि भैया हाँ ये कंपनी की तरफ से आ रहा है तो इसके पास तो पावर होगी, तो उसने ऐसे ही बस भरोसा कर लिया, तो अब वो फंस गया। तो नॉट नोन दैट द पावर डेलीगेट, वो रीड कर नहीं आया था, तो गलती किसकी है, उसकी खुद की है, आउटसाइडर की गलती मान ली जाएगी। पहला समझ में आया, नॉलेज था तो आउटसाइडर की हेल्प नहीं होगी, मेमोरेंडम और आर्टिकल आप पढ़कर ही नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, साफ साफ बोल दिया है, ट्रांजेक्शन विच आर अदरवाइज वॉइड एंड इलीगल, इन्होंने क्या बोल दिया, इंडोर मैनेजमेंट लगता ही नहीं है, ट्रांजेक्शन फॉर्जरी, फॉर्जरी केस में तो ये लगता ही नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं, आज केस समझते हैं। वेयर द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी है, उसने सिग्नेचर किया, ठीक है, किसके सिग्नेचर करे, दो डायरेक्टर के साइन खुद से मार लिए, दो डायरेक्टर साइन क्या कर दिए, खुद से मार दिए, और सर्टिफिकेट इशू कर दिया, इशू सर्टिफिकेट विदाउट अथॉरिटी। होता क्या है, कंपनी का एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, सारा काम अब ऑनलाइन आ चुका है, तो ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, फिजिकल आपको बहुत कम ही दिखेंगे, प्राइवेट कंपनीज दिखेंगे जो शेयर सर्टिफिकेट लेकर घूम रही होंगी, ठीक है। तो पुराने जमाने की बात हो रही है, एक शेयर सर्टिफिकेट था, डायरेक्टर के साइन होने थे, सीएस ने उस पर साइन मार दिए, नकली, किसके, डायरेक्टर के। दिस सर्टिफिकेट एक तरीके से क्या हो गया, नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। समझना, ये जो डॉक्यूमेंट है ये गलत डॉक्यूमेंट हो चुका है। मान लो आपने कंपनी का एक शेयर खरीदा, ठीक है, मैं उस कंपनी की सीएस थी, उस शेयर सर्टिफिकेट में डायरेक्टर के साइन होने थे, ठीक है, मैं खुद नकली साइन मार के आपको दे देती हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया है, गलत है। अब वो जो डॉक्यूमेंट गलत है, ठीक, उसके लिए मैं पर्सनली लाइबल हो जाऊंगी, लेकिन क्या कंपनी उसके लिए लाइबल होने वाली है, क्या नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट साफ साफ क्या बोलता है कि भैया आउटसाइडर की हम हेल्प करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, अगर डॉक्यूमेंट ही गलत है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया, गलत, हम आउटसाइडर को फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आउटसाइडर को फेवर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नया सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हम तो कह रही है कॉन्ट्रैक्ट ही गलत हो गया ना, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे ही नहीं। मैं पर्सनली लाइबल हो जाऊंगी, लेकिन क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नए सर्टिफिकेट दे, नहीं, ये तो इस नलायक सीएस की है ना, नलायक की है कि वो डायरेक्टर के साइन करके आपको दे देता है। तो फॉर्जरी अगर हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट ही गलत बन जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जीरो है, हम कोई भी नया डॉक्यूमेंट बना के आपको नहीं देने वाले, कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनफैक्ट वो बंदा पर्सनली लाइबल होगा। क्लैरिटी है। अभी हम पढ़ रहे एक तरफ कंपनी है, एक तरफ आउटसाइडर है, जनरली आउटसाइडर को सपोर्ट किया जा रहा है। अभी हम पढ़ रहे एक्सेप्शन, कब कब कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, कब कब कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। फॉर्जरी केस में तो उन्होंने क्या बोल दिया है कि भैया ये लॉ ही नहीं लगता, ठीक है, ये इसके लिए पर्सनली वो बंदा लाइबल होगा जो गलत काम कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अच्छा ये तो केस है। एक और एग्जांपल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन बाय दी मैनेजर ऑफ दी कंपनी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने साइन किया, मैनेजर ने, विद हिज ओन सिग्नेचर, ठीक है, वर्ड स्टेटिंग दैट ही साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, हेल्ड टू बी फॉर्जरी। मैनेजर को नहीं साइन करना था, उसने खुद से साइन कर दिया, डॉक्यूमेंट फॉर्ज हो गया। जहां डॉक्यूमेंट फॉर्ज हो गया,
ये डॉक्ट्रिन लगेगा इन्हें। नेक्स्ट हेडिंग बताओ। नेग्लिजेंसी बोले तो थोड़ी सी मेहनत करता तो चीजें पता चल जाती। मैंने जो एग्जांपल दिया था मीटिंग में, तो आपका एक बंदा बैठा था, उसने साफ साफ आपको बता दिया था, तब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आउटसाइडर अब इसमें क्या हो जाएगा, फेवर में जाएगा, आउटसाइडर नहीं। चलिए एक केस है, अंडरवुड का केस है, चलिए समझते हैं। अ पर्सन वॉज सोल डायरेक्टर, समझना पर्सन क्या है, एक लॉट ऑफ डायरेक्टर। आज जो कंपनीज बनती है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर, 2। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने, 3। ये आज के रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। ये जो केसेस है आधे ज्यादा बाहर के, ठीक, वहां पे एक डायरेक्टर अलाउड भी है, तो इसीलिए उसकी बात हो रही है। डायरेक्टर क्या है, एक लौता है, एक बंदा है जो कि एक ही डायरेक्टर है उस कंपनी में, और क्या है, प्रिंसिपल शेयर होल्डर, मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डिंग इसके पास है। यहां तक बात क्लियर है। डिपॉजिट इन हिज ओन अकाउंट, अपने अकाउंट में चेक वो डिपॉजिट करवाता है, लेकिन वो चेक किसके नाम का है, किसके फेवर का है, कंपनी। मान लो मैं आईटेक्स कंपनी में एक डायरेक्टर हूं, ठीक है, सिंगल डायरेक्टर हूं और प्रिंसिपल शेयर होल्डर हूं। आईटेक्स के नाम पे जितने चेक है, आप लोगों ने फीस पे की होगी, जितने चेक है वो मैंने किस पे लगा लिए, अपने अकाउंट में लगा लिए, ठीक है। समझना, चेक किसके नाम का है, आईटेक्स के नाम का। मेरा अकाउंट अलग होगा और कंपनी का अकाउंट अलग होगा ना। अब उसका चेक मैंने अपने में लगा दिया। कायदे से बैंक वाले को मुझसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर वो नहीं पूछते हैं, उनको लगता है कि यही तो है, हमने तो पढ़ा है ना, कंपनी अलग होती है और कंपनी के शेयर होल्डर अलग होते हैं, तो भैया मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे क्या, नहीं। तो बैंक ने क्या कर दी, नलाई की, नेग्लिजेंसी। उसको लगा सब तो यही है, लेकिन क्या चेक मेरे अकाउंट में डाल सकता है क्या, पैसे आ सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि बैंक को क्या करनी चाहिए, अपनी तरफ से इंक्वायरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिपेंड अपॉन दी, है ना, सामने वाले ने जो बोल दिया उस पर आपने भरोसा कर लिया, कर लोगे क्या, नहीं। अपने लेवल में इंक्वायरी करिए। तो अगर आप इंक्वायरी नहीं करते तो आपकी क्या मानी जाएगी, लापरवाही, नेग्लिजेंसी। क्लैरिटी है, पक्का, बैंक का फॉल्ट। केसेस ऐसे आएंगे, इसलिए मैं सारे केसेस आपको रीड करा रही हूँ। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, सॉरी एक और केस है, अनंत भारती, भारी, क्या है, भारतीय की क्या है, बिहारी। चलो क्या बोलता है, अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक अकाउंटेंट था, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कंपनी की एक आनंद बिहारी के नाम पर। एक कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है क्या। मान लो कंपनी को कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे बताओ कौन बेचेगा, खुद सोचो एक बार। वेरी गुड, रियल कंपनी मालिक है ना अपनी प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो जो भी काम होता है पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, शेयर होल्डर से बात करनी पड़ेगी कि एक कंपनी का अकाउंटेंट ये काम कर सकता है, नहीं। ये कंपनी का एक अकाउंटेंट था, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एक आनंद बिहारी को दे दी, ठीक है। तो आगे चल के ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ब्रीच। क्यों कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, क्योंकि भाई अकाउंटेंट तो बेच ही नहीं सकता, कंपनी ने बोल दिया भैया ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, इस अकाउंटेंट ने कैसे बेच दिया, ठीक है। द कोर्ट इज हेल्ड दैट ट्रांसफर इज वॉइड, आउटसाइडर को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने नेग्लिजेंसी करी। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, अपने लॉयर से पहले क्रॉस चेक करवाओ, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे, उस अकाउंटेंट के नाम पे कि कंपनी के नाम पर है। अब जब कंपनी के नाम पर, आप खरीद कैसे सकते हो। मान लो ये प्रॉपर्टी आप मुझसे खरीदने आओगे, मैं बेचने आ रही हूँ, तो क्या मेरी मुंह बोली बातों में भरोसा करोगे क्या। सीधे से बोलना कि दीदी रजिस्ट्री दिखा दो, नकली बना सकती हूँ ना, बना सकती हूँ। तो इस रजिस्ट्री को अपने लॉयर्स को देना, उस वो जो लॉयर है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होते हैं, एनरोलमेंट नंबर होते हैं, उसे क्या कर लेगा, चेक कर लेगा ना। तो लॉयर चेक कर सकते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, प्रॉपर चेक करने का तरीका होता है। तो भैया आंख बंद करके किसी पे भरोसा करोगे तो धोखा होगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये बोल रखा है कि आपने किसी अकाउंटेंट ने बेच और आपने उसे चेक भी नहीं कराया, तो भैया गलती इसमें आपकी आपकी नेग्लिजेंसी है, आपको पता लगाना था, आपको इंक्वायरी करना था। क्लैरिटी है। तो कोई भी चीज खरीदोगे तो सबसे पहले क्या करना, इंक्वायरीज करना। चलिए फिफ्थ पॉइंट, एक्चुअल में इसकी हेडिंग आपकी बुक ने नहीं दे रखी है, हेडिंग क्या है समझना। क्या लिखा है, एक्ट आउटसाइड द एपरेंट ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, समझते। द डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट अप्लाई, यहां पर आ जाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेज कैन नॉट अप्लाई वेयर द क्वेश्चन इज नॉट एज द स्कोप ऑफ द पावर एक्सरसाइज बाय द एपरेंट एजेंट ऑफ द कंपनी। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्या है समझते हैं, आ जाइए। एग्जाम्पल समझते हैं। पी ने एक्सेप्ट किया ट्रांसफर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। अभी जो ऊपर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा, उस एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अकाउंटेंट ने क्या किया था, बताओ अकाउंटेंट ने क्या किया था।
चलिए, एक्ट आउटसाइड द एपरेंट ऑफ द अथॉरिटी, समझेंगे। इन्होंने बोल दिया एग्जाम्पल, पी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट। पी एक बंदा था जिसने क्या किया, प्रॉपर्टी अकाउंटेंट से ले ली। अब कंपनी की प्रॉपर्टी कोई भी अकाउंटेंट बेच सकता है क्या, नहीं, सिंस द ट्रांजैक्शन क्या है, apparently beyond the scope of the, है ना, अथॉरिटी। उस बंदे के पास अथॉरिटी थी ही नहीं, तो जब उस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, वॉइड। एक्चुअल में कुछ नहीं, आपका वो एरिया ही नहीं है। उन्होंने दो तरीके से बोला है। पहला वाला जो उन्होंने नेग्लिजेंसी बताई है, उस नेग्लिजेंसी में उन्होंने क्या बताई, आपने लापरवाही करी, ठीक है, लापरवाही करी। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है कि कोई भी चीज आप जब भी खरीदते बेचते हो तो आपको देखनी चाहिए उसके पास वो अथॉरिटी है कि नहीं। तो एक्ट आउटसाइड द एपरेंट ऑफ द अथॉरिटी मतलब आपके पास जेन्युइन उसकी अथॉरिटी है कि नहीं, ये भी चेक करना। एक्चुअल में आपकी बुक ने अलग से हेडिंग इसीलिए ही नहीं बनाई क्योंकि वो क्या है, सेम ही पॉइंट है ना। किसी की अथॉरिटी चेक करना मतलब क्या, नहीं चेक किया तो नेग्लिजेंसी। क्लैरिटी है, तो एक्चुअल में फिफ्थ कोई अलग सा पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। 6 पॉइंट में आ जाओ, ये भी कोई अलग सा पॉइंट नहीं है। एक्ट डन क्या लिखा है, मेरली नॉट मेरली दी अल्ट्रावायरस ऑफ द डायरेक्टर। हमने 4 अल्ट्रावायरस पढ़ा है। पहला कंपनीज एक्ट का, मेमोरेंडम का, आर्टिकल का, डायरेक्टर का। डायरेक्टर अगर अपनी अथॉरिटी से बाहर काम करता है लेकिन वो कंपनीज एक्ट की अथॉरिटी के अंदर है, डायरेक्टर ने अल्ट्रावायरस किया लेकिन वो इंट्रावायरस है किसका, कंपनीज एक्ट का, अलाउड है कि नहीं। कोई भी एक्ट है जो कि क्या है, नॉट मेरली, मेरली मतलब क्या होता है, ओनली, नॉट ओनली सिर्फ, ठीक है, नॉट ओनली द अल्ट्रावायरस ऑफ द डायरेक्टर बट क्या लिखा है, अल्ट्रावायरस ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। तो क्या अब मुझे बताओ क्या वो काम कर सकता है क्या। तो अगर मैं बोलूं कि फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, अथॉरिटी से बाहर काम करना, एक ही बात नहीं कह रहे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, आप अपनी अथॉरिटी से बाहर काम कर रहे हो। 6 पॉइंट क्या बोलता है, अथॉरिटी से बाहर काम कर रहे हो, जो भी क्या है, कंपनीज एक्ट की भी अथॉरिटी को भी आप क्रॉस कर रहे हो। तो फिफ्थ और 6 एक्चुअल में कोई पॉइंट बनते ही नहीं है। इसलिए आपके मॉड्यूल में टोटल 4 हेडिंग बनाई है, 4 एक्सेप्शन है। अगर आपसे मैं पूछूं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन क्या है, नॉलेज था इरेगुलरिटी के बारे में, आप खुद मेमोरेंडम और आर्टिकल रीड कर नहीं जाते। फॉर्जरी डॉक्यूमेंट में तो ये लगने ही नहीं वाला, वो किसी का भी साथ नहीं देने वाला। और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, नेग्लिजेंसी। तो एक्चुअल में 4 ही पॉइंट है, फिफ्थ और 6 और डिटेल में उसे एक्सप्लेन कर रहे कि भाई अथॉरिटी नहीं थी, अथॉरिटी तो ऐसी वाली नहीं थी कि कंपनीज एक्ट के अंदर भी वो अथॉरिटी कवर नहीं होती। क्लैरिटी है। क्या पढ़ा अभी हमने, कौन सा डॉक्ट्रिन, सेक्शन 6 क्या था, कोई भी प्रोविजन, मेमोरेंडम आर्टिकल, याद रखना, मेमोरेंडम आर्टिकल अग्रीमेंट रेजोल्यूशन, रिपग्नेंट मतलब ऑपोजिट, गलत, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिगार्डेड एज वॉइड, कोई भी मेमोरेंडम ऐसा बनाते हो जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है तो भैया वो वॉइड होगा। कोई भी रेजोल्यूशन आपने शोल्डर से पूछ कर ऐसा पास करवा दिया जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है तो वो क्या है, वॉइड है। तो आर्टिकल, मेमोरेंडम और क्या लिखा है, रेजोल्यूशन और अग्रीमेंट, सब वॉइड मान लिए जाएंगे अगर आपने कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट पास किया है। क्लैरिटी है। केस पढ़ो फटाफट, इलस्ट्रेशन, आंसर तो यार मैंने पहली मार्क कर दिया। हमने क्या पढ़ा था फॉर्जरी के केस में, क्या इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल है क्या, नहीं। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट फ्रॉड हो चुका है, आउटसाइडर को हम चाहकर भी हेल्प नहीं कर सकते, हम अब कोई नया डॉक्यूमेंट थोड़ा बना के दे देंगे, ये सेक्रेटरी नालायक है, कंपनीज के लिए लाइबल है क्या, नहीं। साफ साफ बोल दिया है कि भैया क्या करना था, सील लगानी थी और सिग्नेचर करने थे किसके, 2 डायरेक्टर के। तो ये 2 डायरेक्टर के साइन किसने मार दिए, सीएस ने मार दिया। तो क्या अब बताओ क्या उसे रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फॉर्जरी के केस में इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल है ही नहीं, कंपनी लाइबल नहीं होगी। अब ये केस नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा और उसमें पर्सनली ट्रीट हो जाएगा वो सीएस, लेकिन कंपनी इसके लिए लाइबल नहीं है। क्लैरिटी है, पक्का। कॉन्सेप्ट नॉल में कंस्ट्रक्टिव नोटिस का किसको फेवर करता है, कंपनी को। क्या बोलता है, कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या रीड करके आए, पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, बस फटाफट रीड करने का। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ऑल दी पर्सन डीलिंग विद दी कंपनी डीम्ड, मान लिया जाएगा, हैव नॉलेज ऑफ दी कंपनी, क्योंकि वो आर्टिकल और मेमोरेंडम पढ़कर आए। ये लिखा है सिंपल,
सब सिंपल लिखा है। चलो, पब्लिक डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टेड बाय दी ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। मैंने आपको बताया था ये नॉमिनल फीस कितनी रहेगी, कंपनी के केस में 100 रुपए, एलएलपी के केस में 50 रुपए। एवरी पर्सन हु एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी मींस प्रेज्यूम, हम मान लेंगे भले उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हम तो मान के आ रहे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहा है ना, तो पढ़कर आया है। Not only the exact power of the company but also extend the power have been delegated to the director। वो बस ये नहीं देखे कि पावर है कि नहीं, बस मेमोरेंडम रीड करके नहीं आए, आर्टिकल भी रीड कर कर आया है कि भैया पावर तक डेलीकेट है कि नहीं। ठीक है, एंड एनी लिमिटेशन प्लेस अपॉन द एक्सरसाइज ऑफ दीज पावर्स, लिमिटेशन भी कि क्या क्या कमियां सब पढ़ कर आया, सब देख के आए। इन फैक्ट नॉट ओनली दी रीड दिस डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो अंडरस्टूड, हम ये नहीं कह रहे कि बस रीड करके आए, समझ कर भी आया है। अब उसने अगर नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए था ना कंपनी से, डायरेक्टर से, कि भाई ये मुझे समझ में नहीं है, समझा दो। तो साइन कर दिया, मतलब रीड भी किया और समझ भी लिया। बाद में हम एक्सक्यूज नहीं लेंगे कि भैया हमने पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था। ठीक है, चलिए एक केस के थ्रू एग्जाम्पल बताया उन्होंने। आर्टिकल प्रोवाइड बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू बी इफेक्टिव, तब इफेक्टिव माना जाएगा जब उसमें कौन साइन करेगा, दो डायरेक्टर। ठीक है, अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी सी इट इज सो साइन अदरवाइज ही कैन नॉट बी क्लेम। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपको क्या चेक कर लेना है, साइन, और वो साइन आप ही के सामने करे। सिग्नेचर ध्यान रखना आपके आंखों के सामने किया होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या पता किसके साइन है, गलती आपकी। फिर जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो बीइंग अ सीएस, आपको अपनी आंखों के सामने साइन करवाना है। बाहर से कोई आए कि देखो डायरेक्टर ने साइन कर दिया, भरोसा मत करना, नहीं तो फिर गलती आपकी, कोर्ट भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला। क्लियर है? चलो फिर क्या लिखा एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिव नोटिस कोर्ट इज अनेबल टू डायरेक्टिंग, क्या लिखा है, सॉरी, रीच समवन एंड दी पब्लिश समन, क्या लिखा है, पब्लिक न्यूज में अज्यूम दैट एवरीबडी हैज रीड इट। कभी कभार कोर्ट ना किसी को समन देना चाहता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो नहीं पहुंच पा रहा है तो उन्होंने ये ऐड किस में डलवा दिया, न्यूज़पेपर में, कि भाई हम इस बंदे को ढूंढ रहे हैं, प्लीज आ जाओ। और हम ऐसा जूम कर लेंगे कि उसने वो रीड, भले उसने रीड किया हो या चाहे ना, वो अगर भाग रहा है ना, छुपा छुपा घूम रहा है, क्यों नहीं पकड़ में आ पा रहा है, पक्का छुपा रहा है अपने आप को हमसे। तो कोर्ट उसके घर तक पहुंचना चाह रहे, घर का एड्रेस नहीं है, तो कोर्ट फिर क्या डाल देगा, वांटेड वांटेड वांटेड। ये सब क्या होता है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो हम प्रेज्यूम कर लेंगे कि हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट में डाल दिया, उस तक ये खबर पहुंच गई है, अब उस तक नहीं भी पहुंची है तो भी हम मान लेंगे भैया उसने तो रीड कर लिया। क्लियर है? पूरे केसेस है। एक और केस, आर्टिकल रिक्वायर्ड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट साइन, एक आर्टिकल में लिखा था कि भैया साइन होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। किसका साइन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी मतलब सीएस, वर्किंग डायरेक्टर मतलब होल टाइम डायरेक्टर, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो तीनों के साइन होने चाहिए। कौन कौन तीन थे, एमडी, सीएस और होल टाइम डायरेक्टर। अब डीड बन रही थी किसकी, मॉर्गेज की। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्गेज, गिरवी रखना, प्रॉपर्टी गिरवी रखने थे, इन तीनों के साइन होने चाहिए थे। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, साइन किया, एग्जीक्यूट करना मतलब साइन करना, किसने साइन किया, सीएस ने साइन किया, और किसने किया, वर्किंग डायरेक्टर ने ओनली, मतलब किसने साइन नहीं किया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन नहीं किया, तो ये मॉर्गेज की डीड कंप्लीट नहीं है, तो ये तो डीड मानी ही नहीं जाएगी। और कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, तो क्योंकि ये डीड कंप्लीट नहीं है तो सामने वाला का क्लेम भी करेगा कि देखो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, इन्हें मुझे देना चाहिए। तो क्या देने का उसको कोई हक है, क्या क्लेम करने का कोई हक है, बिल्कुल भी नहीं। ये मॉर्गेज एकदम इनवैलिड है। ठीक है, आउटसाइडर डीलिंग आर बाउंड टू टेक नोटिस दी लिमिट इम्पोज ऑन द कॉर्पोरेशन बाय द मेमोरेंडम एंड दी अदर डॉक्यूमेंट। क्लैरिटी है? पहले वाला पॉइंट रीड करो, पूरा समरी है बच्चा, फटाफट रीड करो। सिंपल क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में मतलब क्या होता है, अज्यूम करके रख रहे हैं हम कि सामने वाले ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट जो आरओसी में अवेलेबल है रीड किया है। ठीक है, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी प्रेज्यूम रीड, भले उसने रीड किया हो या ना किया हो, रीड के साथ साथ क्या मान लिया जाएगा, अंडरस्टूड भी है, समझा भी है। ही शुड हैव नॉलेज व्हाट एक्शन इज नॉट ऑथराइज, हम मानेंगे कि उसको नॉलेज है डायरेक्टर क्या क्या काम नहीं कर सकता और क्या क्या कर सकता है। इवन इफ इट हैज नॉट इंस्पेक्ट, नहीं भी मान पड़ा उसने, इंस्पेक्ट नहीं किया, तो भी हम अज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वन ऑफ द आर्टिकल प्रोवाइड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेम घिसा पिटा एग्जाम्पल। क्लैरिटी है? पूरा कंप्लीट दो डॉक्ट्रिन, पहला डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट, दूसरा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लेकिन हमेशा पहले मैं कॉन्सेप्ट क्या समझाऊंगी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है तो रीड करके आने का पब्लिक डॉक्यूमेंट, नहीं रीड किया तो वो खुद इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कंपनी इसका ज्यादा फायदा उठाने लगी तो दूसरा डॉक्ट्रिन बनाया गया, इंडोर मैनेजमेंट। इंटरनल चीजें हम नहीं पता लग सकते, इंटरनल चीजें के एग्जाम्पल, साइन किसने किया हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है, सॉरी, मीटिंग मीटिंग अच्छे से हुई है कि नहीं हुई इसका पता हम नहीं लगा सकते, क्लैरिटी है। डायरेक्टर को सही तरीके से अपॉइंट किया है कि नहीं किया इसका पता हम नहीं लगा सकते। तो सारे मिलते जुलते एग्जाम्पल यही थे। जो चीज मेमोरेंडम आर्टिकल में है वो पब्लिकली अवेलेबल है, पढ़कर आओ। जो इसमें नहीं लिखा है वो इंटरनल मान लिया जाएगा। अब आप इसके लिए हम आउटसाइडर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, क्लैरिटी है। एक्सेप्शन किसके पड़े थे, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के कि इंडोर के? इंडोर किसको सेव करता है, आउटसाइडर को। कितने एक्सेप्शन पड़े थे, 4। पहला एक्सेप्शन नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, मतलब रीड करके नहीं आए, तीसरा फॉर्जरी में तो ये लगता ही नहीं है डॉक्ट्रिन, चौथा नेग्लिजेंसी, क्लैरिटी है। हेडिंग देखो क्या लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ, नॉर्मल बोलूं तो इसका मतलब है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। क्या होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी अलग है। लास्ट डॉक्ट्रिन है 1 पेज का जो मैं रीड भी नहीं करवाने वाली, तुम लोग खुद रीड करोगे। ऑल्टर ईगो क्या होता है, सेपरेट। ऑल्टर ईगो एक लैटिन वर्ड है, लिटरली इसका मतलब अदर आई होता है। द कॉमन लॉ प्रिंसिपल ग्रांट इम्यूनिटी किसको, शेल्डर और डायरेक्टर, लाइबल ऑल द डेट एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये क्या बोल रहे, समझना। कंपनी होती है अलग और शेयर होल्डर होते हैं अलग। शेयर होल्डर क्या कंपनी की प्रॉपर्टी की मालिक बन सकती है, नहीं। एक तरफ एसेट होता है एक तरफ लाइबिलिटी होती है, ठीक है। आईटेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। आईटेक्स के ये सारे फर्नीचर सिस्टम प्रोजेक्ट ये सब क्या हो गया, एसेट हो गए। ये आईटेक्स का है, हमारा पर्सनल नहीं है, हमारा पर्सनल तो हमारी प्रॉपर्टी है। कल को आईटेक्स का दिवालिया निकल गया तो क्या मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के चुकाने वाली हूँ क्या, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है ना। मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, बचपन से पढ़ रहे हो कंपनीज में मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड। कैसे लिमिटेड होती है, मैंने तो खरीदा 10 रुपए का शेयर ना, अगर मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा तो मेरी लाइबिलिटी क्या है, 10 रुपए। कंपनी का दिवालिया निकलता तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, जब मेरी लाइबिलिटी नहीं है तो मेरे एसेट्स भी नहीं है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है। अब कंपनी का दिवालिया निकल गया तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगी, चुकाएगी। मेरा पर्सनली दिवालिया निकल गया, क्या आईटेक्स अपनी प्रॉपर्टी बेच के मुझे चुकाएगा क्या, नहीं, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के चुकाऊंगी। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का। तो ऑल्टर ईगो मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, बस कुछ मां करा रही हूँ, ठीक है। ऑल्टर ईगो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। इन्होंने बोला डॉक्टर ऑफ ऑल्टर ईगो बेस्ड ऑन, क्या लिखा है, इन्होंने कहा जनरल रूल आर्टिफिशियल बॉडी है, सेपरेट आइडेंटिटी है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी, इसका खुद का साइन है, साइन होता है इसका, कॉमन सील होती है। अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है कंपनी, अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है, हाँ। इंसानों के पास जो जो पावर बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ 90% काम कंपनी वो सारी कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी, अपना खुद का साइन वगैरह है। लेकिन उसका एक्चुअल में 10% की अगर मैं बात करूँ तो खुद का दिमाग है क्या, उसको चलाने वाले कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उन्होंने बोला कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। कॉर्पोरेट व्हील मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। लिफ्ट कर दिया, इसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया, दोनों को हम एक मानेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑल्टर ईगो इज बेस्ड ऑन दी दूसरा डॉक्ट्रिन, एक दूसरा डॉक्ट्रिन आपके इसमें आएगा, देखो डॉक्ट्रिन होगा उसमें ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो टोटल 4 डॉक्ट्रिन है। पहला डॉक्ट्रिन का नाम क्या है, अल्ट्रा वायरस, दूसरा कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट, दोनों साथ में पढ़ा। तो ऐसे ही क्या होता है, ऑल्टर ईगो और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। ऑल्टर ईगो बस एक ही बात घिसी पिटी बोलेगा, क्या, सेपरेट है, सेपरेट है, सेपरेट है, सेपरेट है। क्या ये वाला पैराग्राफ खुद रीड कर लोगे, नेक्स्ट जो डॉक्ट्रिन है वो मैं आपको रीड करवाऊंगी और पूरा मार्क भी कराऊंगी। क्लियर है, आज की सभा जल्दी छोड़ रही हूँ यार, यही पैराग्राफ पढ़ना है और कुछ नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो मतलब मैंने क्या बताया था, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब कंपनी अलग है और कंपनी के शोल्डर अलग, ये बेसिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कंपनी एज वेल एज शेयर होल्डर
एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्होंने बोल दिया कंपनी अलग है, शेयर अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स अलग है, ठीक। चलिए, ऑल्टर ईगो ऑफ ईच अदर, सब अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। वन इज द शेडो रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर। रिफ्लेक्शन है, शेडो है एक तरीके से, मतलब कंपनी की शेडो क्या है, डायरेक्टर है ना। कंपनी जो कुछ भी कर रही है मतलब कौन कर रहा है, उसके डायरेक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। कैन बी अंडरस्टूड इज टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ये एक कॉइन के दो पहलू हैं, ठीक है। एक तरफ आपको कंपनी दिखेगी, दूसरी तरफ आपको क्या दिखेंगे, शेयर होल्डर्स दिखेंगे, ठीक है। हम तो मान के चल रहे ये दोनों क्या है, अलग है, लेकिन जब भी गलत काम होगा तो ये क्या माने जाएंगे, एक ही है। कॉइन के दो साइड है, सेपरेट है, लेकिन गलत काम करोगे तो एक ही कॉइन है, ठीक है। Hence the court can rely on the alter ego doctrine when they find that there is a very thin line। उन्होंने कहा दोनों के बीच में thin line of difference है, दोनों जो सेपरेट हैं वो एक थिन लाइन से डिफरेंस है। जब तक वो सही काम कर रहे, अच्छे काम करे तो दोनों अलग है, लेकिन जहां गलत काम आया तो दोनों एक है। शेयर डायरेक्टर द कॉर्पोरेशन और अ लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी की भी बात करें, एलएलपी में भी सेम फॉर्मेट होता है, ठीक है। क्यों एलएलपी और कंपनी में सेम बातें लगती हैं, क्योंकि एलएलपी भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी की लीगल सेपरेट आइडेंटिटी है, एलएलपी की भी होती है, तो दोनों पे सेम रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल है। क्लियर है, जितने भी केसेस है घिसे पिटे रीड करने की जरूरत नहीं है, सबका कंक्लूजन एक ही है। कंक्लूजन क्या है, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, लेकिन सेपरेट को कब एक मान लिया जाएगा, जब गलत काम होगा। तो जो भी गलत काम होगा वो उसके लिए एक अलग से डॉक्ट्रिन है, उस डॉक्ट्रिन को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू डिटेल में पढ़ेंगे। क्लैरिटी है, बाय बाय बच्चों।